नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हम 8th चैप्टर के यहाँ तक गुण पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक तत्वों के। अब हम जो पढ़ेंगे वो है चुंबकीय गुण, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक तत्व किस प्रकार से चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि चुंबकीय गुण से क्या अभिप्राय है। चुंबकीय गुण से अभिप्राय ये होता है कि कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर किस प्रकार का व्यवहार करता है। व्यवहार का मतलब है कि वह चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, वह उसका चुंबकीय गुण कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपके डायग्राम दे रखा है बुक में, ये पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और ये चुंबकीय बल रेखाओं को, ये चुंबकीय बल रेखाएं आपको नज़र आ रही हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर भेज रहा है। और ये जो पदार्थ है ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय गुण कहलाते हैं पदार्थ के। अब आप ये देखिए कि पदार्थ के जो चुंबकीय गुण हैं उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में उपस्थित नहीं हैं उन्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कक्षकों के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो दोनों जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में उपस्थित नहीं होते उन्हें कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और चुंबकीय गुणों का कारण वही होता है। अब आगे देखिए कि पदार्थों के चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति मूल रूप से इलेक्ट्रॉन की दो गतियों के कारण होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी स्ट्रक्चर ध्यान है, संरचना ध्यान है। इलेक्ट्रॉन की परमाणु की संरचना आपने पढ़ रखी है, जिसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। अब आपको ये बात ध्यान है कि परमाणु में बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन की गति है कक्ष के अंदर जो घूमना, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, वह गति कहलाती है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। इस गति को कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। इसके साथ साथ ही प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक और गति करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष के ऊपर घूमता है। या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसको हम दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं घड़ी की दिशा में, या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसको हम घड़ी की दिशा के विपरीत की दिशा या वामावर्त दिशा कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती रहती है पृथ्वी, इस गति को कहते हैं चक्रण गति। जो इलेक्ट्रॉन की यह गति है उसे क्या कहा जाता है? चक्रण गति। तो इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियाँ हैं, एक कक्षीय गति और एक चक्रण गति। इन्हीं गतियों की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर अपना ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, और जिस पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वह पदार्थ। तो अब आप ये देखिए कि दो प्रकार की गतियाँ हुई, एक तो ये कक्षीय गति और एक चक्रण गति। कक्षीय गति के कारण जो इसके चुंबकीय गुण है, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि चुंबकीय गुण चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा नापे जाते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण दो कारणों से रहेगा, कक्षीय गति के कारण और दूसरा चक्रण गति के कारण। ये कुल चुंबकीय आघूर्ण है, इसे हम म्यू एल, अच्छा एक ये जो आपके साइन दे रखे हैं इस साइन को कहा जाता है म्यू, पिछली क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हैं, इसे म्यू कहा जाता है। तो ये कुल चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर म्यू एल। म्यू एल का मतलब है कक्षीय गति की वजह से चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है इसे। और दूसरा है म्यू एस, जिसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है, जो चक्रण गति की वजह से होता है। अब जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण होगा वो म्यू बराबर दोनों कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल और म्यू एस के योग के बराबर होता है।
और इसमें इसका जो मात्रक होता है वो होता है बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन में नापा जाता है। एक बोर मैग्नेटोन का जो सूत्र है वो होता है EH/4πmc। यहाँ पर H प्लांक स्थिरांक, C प्रकाश का वेग, ये जो इनके अपने सार्वत्रिक नियतांक हैं वही हैं। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आगे आपको ये समझना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आता है वो n-1d कोश के अंदर आता है। और n-1d कोश होता है वो सतह की तरफ होता है, परमाणु के नाभिक से दूर होता है। इस वजह से उसका जो आघूर्ण है वो बहुत कम होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत कम या नगण्य हो जाता है। तो इसका मान हम लगभग 0 मान सकते हैं। तो कुल चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर हो जाता है। तो म्यू बराबर लगभग बराबर होगा म्यू एस के, ये हम मान सकते हैं। आगे है चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात कैसे किया जाता है या इसका परिकलन कैसे किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन करने का जो सूत्र है वो है म्यू बराबर √n × n+2। यहाँ n है उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यही बात तो हमने शुरू में पढ़ी थी यहाँ पर कि किसी भी पदार्थ के चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो यहाँ पर अब चुंबकीय आघूर्ण के मामले में या चुंबकीय गुण के मामले में आपको जो मुख्य बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि चुंबकीय गुण का मतलब है कि कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में अपना व्यवहार कैसे रखता है, और जो चुंबकीय गुण होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। चुंबकीय गुण को चुंबकीय आघूर्ण से नापा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण 2 कारणों से रहेगा, कक्षीय गति के कारण और चक्रण गति के कारण। कक्षीय गति के कारण जो है उसको म्यू एल कहते हैं और चक्रण गति के कारण उसको म्यू एस कहते हैं। इसको बोर मैग्नेटोन में नापा जाता है। और डी ब्लॉक तत्वों के लिए या संक्रमण तत्वों के लिए ये जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है इसका मान लगभग नगण्य मान लिया जाता है। तो ये केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। और चुंबकीय आघूर्ण को परिकलन करने के लिए जो सूत्र है वो है n n+2, जहाँ पर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ये चुंबकीय आघूर्ण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। या हम कह सकते हैं कि चुंबकीय गुण 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। अब इनके बारे में दोबारा पढ़ते हैं, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। प्रतिचुंबकत्व का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिनके परमाणुओं के आयनों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं या जोड़े में उपस्थित होते हैं, वे पदार्थ प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेंगे। आपको ध्यान है पिछले साल आपने रासायनिक बंध वाले चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, MOT के नाम से हम जिसे जानते हैं। उसमें हमने इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए थे, आपको याद होगा। एक विशेष अणु के लिए हम इधर परमाणुवीय कक्षक लेते हैं और फिर उनके आणविक कक्षक लेते हैं। और ये जो आणविक कक्षक होते हैं इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में उपस्थित रहेंगे, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय हो जाता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं, इसमें ये जो आणविक कक्षक है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित के रूप में उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इसलिए यह अनुचुंबकीय होता है। तो जो भी पदार्थ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखेंगे वे पदार्थ कहलाएंगे अनुचुंबकीय, और जो युग्मित इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो कहलाएंगे प्रतिचुंबकीय। अब इसका कारण क्या होता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये प्रतिचुंबकीय क्यों हो जाते हैं पदार्थ, ये अब आपको समझना है। अब एक बात आपको ध्यान है कि हमारी जो पृथ्वी है वह भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। तो जैसे पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन भी छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है अपनी चक्रण गति की वजह से। जब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं, तब
एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनके, अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, तो इन दोनों के जो चुंबकत्व हैं वो उल्टी दिशा में हो जाते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये एक कक्षक है, कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के चक्रण को या चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल कर देंगे। फलस्वरूप जो पदार्थ होगा वो होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल कर देते हैं, तो वे प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें ये जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण था ये विपरीत दिशा में काम करने लग जाता है चुंबकीय क्षेत्र के। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये जो पदार्थ हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं। उनको आकर्षित नहीं करते बल्कि प्रतिकर्षित करते हैं। आपके बुक में इस पैराग्राफ में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया। इसके बाद है अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं या अनुचुंबकत्व का प्रदर्शन करते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में चक्रण करेगा, उस वजह से उसका चुंबकीय आघूर्ण नष्ट नहीं होता है और वह चुंबकीय गुण दिखाने लगता है, या हम कहें कि वो इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। और वह इलेक्ट्रॉन ही नहीं, वे परमाणु भी छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं जिनमें अचुंबकीय इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब क्या होगा कि किसी पदार्थ में विभिन्न छोटे छोटे परमाणु छोटे छोटे चुंबक के रूप में काम करने लगेंगे, और जब वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएंगे तो वे जो छोटे चुंबक बने हुए हैं उसमें वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगेंगे, वो छोटे छोटे चुंबक, और हम कहेंगे कि वह पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित कर रहा है या चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो रहा है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र विषमांग होता है, विषमांग और समांग ये शब्द आपने 9th क्लास में पढ़े थे मिश्रण के लिए। समांग मिश्रण वे मिश्रण है जिसमें सारा पदार्थ या विलेय पदार्थ पूरे एरिया में एक जैसा वितरित होता है, और विषमांग वो होता है जिसमें विलेय पदार्थ पूरे एरिया में पूरे क्षेत्र में समान रूप से वितरित नहीं होता। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र विषमांग होगा मतलब एक साइड पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होगा, तो ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उस तरफ जा कर के इकट्ठे हो जाते हैं या उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के पदार्थ आते हैं वो होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकत्व का प्रदर्शन करते हैं। ये उच्चतम कोटि का अनुचुंबकत्व होता है ये अनुचुंबकत्व जिसमें हर कण हर इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की भांति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन ये अनुचुंबकत्व बहुत अधिक ऊंचाई पर या हम ये कहें कि उच्च कोटि का अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। और ये केवल कुछ ही पदार्थ हैं जो इसका प्रदर्शन करते हैं, वो हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4, मैग्नीज, इनके मिश्र धातुओं में पाया जाता है। इसमें बहुत जो ये पदार्थों के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे आणविक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, और ये जो आणविक चुंबक हैं या छोटे चुंबक हैं जैसे ही इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ये सारे के सारे एक साइड पर जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। जब एक साइड पर जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, ये एक दिशा में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनका चुंबकीय प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, और अगर हम इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर भी निकाल लेंगे तो भी यह पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। इसको आप संक्षेप में यूँ समझिए कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये परमानेंट चुंबक में बदल जाते हैं, लेकिन यदि इन पदार्थों का ताप बढ़ा दें या ज़्यादा घटा दें ताप, या इन पर चोट लग जाए तो इनके अंदर जो छोटी चुंबक है उनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है और लोह चुंबकत्व का जो गुण है वह खराब हो जाता है, या हम कहें कि उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रतिचुंबकत्व होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, अनुचुंबकत्व होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अनुचुंबकत्व घटता जाएगा, और जो लोह चुंबकत्व होता है ये ताप को ज़्यादा बढ़ाने पर या ज़्यादा घटाने पर नष्ट होने लगता है। तो ये हैं पदार्थ के
चुंबकीय गुण। इसके बाद दो और छोटे टॉपिक हैं जो डी ब्लॉक तत्वों के गुणों को बताते हैं। एक तो है अंतराकाशी यौगिक, संक्षेप में इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अंतराकाशी यौगिक का मतलब होता है कि जब कोई धातु अपने जालक के रूप में उपस्थित होती है। धातु के जालक का मतलब होता है कि धातु के परमाणु इस प्रकार से कोई विशेष संरचना बना करके एडजस्ट हो जाते हैं, तो इसको हम धात्विक जालक बोलते हैं। तो इसके बीच में जो खाली स्थान होते हैं वहाँ पर छोटे परमाणु, अधातु परमाणु आकर के एडजस्ट हो जाते हैं, तो इनको कहा जाता है अंतराकाशी यौगिक। इसी प्रकार से जो मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु का निर्माण, ये भी एक विशेष गुण है संक्रमण धातुओं का। तो संक्रमण धातु मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। मिश्र धातु के बारे में आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी मिश्रण से बनते हैं। इनको कैसे बनाया जाता है? धातुओं को पिघला लिया जाता है, उनको अच्छे से मिक्स किया जाता है और उसके बाद उनको वापस जमा दिया जाता है। तो ये जो पदार्थ लास्ट में प्राप्त होगा उसको मिश्र धातु कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुएं होंगी और कोई एक आध अधातु भी उसमें हो सकती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। और जो मिश्र धातु के गुण होते हैं वो बहुत अधिक अच्छे गुण वाले होते हैं। ये कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, उच्च गलनांक वाली होती हैं। इसके उदाहरण हैं लोहे में यदि क्रोमियम, वैनेडियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, टंगस्टन आदि को मिला दें तो स्टील और स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनते हैं। स्टील और स्टेनलेस स्टील को मिक्स नहीं करना है। स्टील का मतलब होता है इस्पात, जिससे सरिये बनते हैं, गार्डर बनते हैं, रेलवे लाइंस बनती हैं, वो स्टील होता है। और स्टेनलेस स्टील जो आपके घर में बर्तन होते हैं, बर्तन जिसको आप कॉमनली स्टील के बर्तन बोलते हैं, वो स्टेनलेस स्टील होता है। अब आपको ये सीखना है कि किस प्रकार से मिश्र धातु बनते कैसे हैं। मिश्र धातु इस प्रकार से बनते हैं कि आपने इसी चैप्टर में ये बात पढ़ी है कि जो संक्रमण धातुओं का आकार होता है वो लगभग समान होता है, एक दूसरे के बराबर आकार वाले होते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये एक धातु का क्रिस्टल है, ये धातु के परमाणु हैं, ये फर्स्ट धातु हो गई, और ये दूसरी धातु का क्रिस्टल है, ये उसके परमाणु हो गए। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इनके साइज़ में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो जब इन धातुओं को पिघला लिया जाता है, ये धातुएं गलित अवस्था में होती हैं, तो ये एक दूसरे के जालक के अंदर, अब इसको हम इस प्रकार से शो कर देते हैं ऐसे, और ये सिंपल इसको शो कर देते हैं। तो जब इनको पिघला करके मिक्स कर दिया जाता है तो ये एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। कहीं कहीं दूसरी धातु के परमाणु आ जाएंगे और ये जब धातु दोबारा इसको जमाया जाएगा मिश्रण का, तो इसमें दोनों प्रकार के परमाणु या दो से ज़्यादा प्रकार की जितनी भी धातुएं मिक्स की गई हैं वो परमाणु एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है कि संक्रमण धातु क्यों मिश्र धातु बनाते हैं वो इसमें आपके दे रखा है। लगभग समान आकार के क्रिस्टल जालक में एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिस वजह से इसको बनाया जा सकता है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। आज डी ब्लॉक तत्व हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने उसके गुण पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक तत्व। थैंक यू।